Present. मोनिश मालिक, राणा हैनिल, आदित्य चौधरी, Present, sir. नंदिनी बैरेड, यक्ष भदानी, Present, sir. देवांश, Chandariwala. Present. नंदिनी बैरेड, Present. प्रेजेंट, ओके। यक्ष भदानी, Present, sir. देवांश, Present, sir. ध्वनि, Present. Present, sir. प्रीत, एल्विना, Present, sir. क्रिश, देवांग, देव बलोडिया, Present, sir. विशेष पटेल, Present, sir. प्रेरक टेलर, Present, sir. रौनिक गामित, विजय पटेल, नैती चौधरी, परवा चौधरी, प्रिंस राठौड़, गौरव वटानी, जिया पटेल, तन्वी चौधरी, वंश पटेल, हर्ष पटेल, निदीक्षा, हुसैन पठान, व्रज गामित, जस्टिन गामित, Vraj Gamit. Present, sir. Vraj Gamit. Present. व्रज जस्टिन जोन बोथ आर प्रेजेंट। प्रियांशु, जरीवाला, हेतवी गामित, दक्ष चौधरी, Present, sir. हेतवी, Present, sir. बोथ आर प्रेजेंट। तन्वी परमार, मीत गामित, Present, sir. आयुष पटेल, आयुष पटेल, जय जरीवाला, स्नेह पटेल, पूर्वी पटेल। चलो, एनीबडी इज रिमेनिंग इन अटेंडेंस? गौरव वटानी, Ronic Gamit. Prince Rathod. देवांग इज प्रेजेंट, गौरव वटानी, प्रिंस राठौड़ इज प्रेजेंट, Ronic Gamit. रौनिक गामित इज प्रेजेंट, गौरव वटानी मीत is गामित. present, मीत गामित is also present. और कोई रह गया? चलो, कोई बाकी नहीं है अभी। चलो ठीक है। कल हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे ना? कुछ कुछ समझ आ रहा है ग्रेविटेशन में आप लोगों को? यस बेटा, ग्रेविटेशन में आपको चीजें समझ आ रही हैं अब? व्हाइट बोर्ड विजिबल है? व्हाइट बोर्ड विजिबल है? चेक करो। आवाज आ रही है वो भी चेक करो। चलो ठीक है, इतनी बातें आ रही है तो फिर दैट इज गुड।
ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास अर्थ है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि ग्रेविटेशन का जो इफेक्ट है ना, ये हेवनली बॉडीज़ पे देखने को मिलता है। इसका जो इफेक्ट है कहाँ पे देखने को मिलता है? हेवनली बॉडीज़ पे। हेवनली मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ होती है, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, है ना। इस पे इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। और हम और आप जैसी बॉडीज़ होती हैं वो स्मॉल बॉडीज़ होती हैं। स्मॉल बॉडीज़ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता इतना, है ना। स्मॉलर बॉडीज़ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता। स्मॉलर बॉडीज़ मतलब जैसे हम लोग हो गए, है ना, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट इतना नहीं आता। जो मैक्सिमम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो हेवनली बॉडीज़ पे देखने को मिलता है। इन पे इफेक्ट इतना देखने को मिलता नहीं है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडीज़ पे लगता है ना। अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो स्मॉलर बॉडीज़ पे भी लगता है और हेवनली बॉडीज़ पे भी लगता है। लेकिन हेवनली बॉडीज़ पे इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। बात समझ आ रही है? हेवनली बॉडीज़ पे इसका जो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, और जो स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं इस पे इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए हमें उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है। अब जैसे कि मैं अर्थ की बात करूं, सपोज करो मैंने अर्थ कंसिडर किया, सपोज करो ये आपका अर्थ है। अब अर्थ का मास आपको गिवन, अब हेवनली बॉडीज़ मतलब अर्थ हो गई, तो अर्थ का मास कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। इतना बड़ा आपका अर्थ है। मास देखो आप खाली 10⁻24, ठीक है। और हमारे पास मून है, ठीक है, ये हमारे पास मून है। तो मून भी कोई कम थोड़ी होता है। मून का भी मास अर्थ के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। 7.4 × 10⁻22 kg, है ना। तो 10⁻2 का फ़र्क आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के मास में और मून के मास में। जो डिफरेंस आ रहा है 10⁻2 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, लगभग। लेकिन दोनों आपकी बॉडीज़ कैसी है? हेवनली बॉडीज़। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ मून के डिस्टेंस की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और वो कितना होता है? सपोज आपको दे रखा है सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ मून का डिस्टेंस जो है, इट इज़ गिवन टू यू विच इज़ 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। मतलब इमेजिन करो ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि इन दोनों हेवनली बॉडीज़ के बीच में आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा। वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू हेवनली बॉडीज़। तो अब हेवनली बॉडीज़ में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? इसका रीज़न अब यहीं से प्रूफ हो जाएगा। आप इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड एज G × m1 m2 अपॉन r²। G × m1 m2 अपॉन r², ठीक है। इस तरह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करते हैं। जहाँ पे G की वैल्यू के बारे में हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। G की वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस G? एनीवन रिमेंबर दिस? Yes, any one of you remember the value of capital G? Tanvi Parmar is present. 10⁻⁻11. हाँ, 6.67 × 10⁻⁻11. वेरी गुड। और इसका यूनिट क्या होता है? What is the unit of this capital G?
इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट भी मैंने आपको कल बताया था। यस किसी को याद है यूनिट? अरे यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, मैंने कल तो बताया था आपको। फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर। m1 का वैल्यू क्या होता है? kg। m2 का वैल्यू भी kg। तो g का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और उसको डिवाइड करोगे अपॉन kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ g। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे यूनिट भी पता चल गया, वैल्यू भी पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है हमें। दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हो इसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? हमें जी का वैल्यू भी पता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, है ना। फिर हमें m1 का वैल्यू भी पता है, मास का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, है ना। आप यूनिट के साथ पुट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका यूनिट भी यहाँ पे पुट करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, क्योंकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगी चीज़ें। g टाइम्स m1 m2। m1 का वैल्यू क्या है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। m2 का वैल्यू क्या है? 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg अपॉन r स्क्वायर। तो r आपका कितना दिया हुआ है? किलोमीटर्स में दिया है, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर है। तो मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 8 मीटर्स हो जाएगा ये, और उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो आपको न्यूटन में मिलेगा। ठीक है, न्यूटन में कैसे मिलेगा? देखो, kg स्क्वायर से kg स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, kg स्क्वायर से kg स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है, पर इसका स्क्वायर रहेगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो आप अब इन सब क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कि फाइनल आंसर आपका कितना न्यूटन आ रहा है। ये सबको सॉल्व करके बताओ फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग। फाइनली सॉल्व करके बताओ कि फोर्स का वैल्यू कितना आएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि दो हेवनली बॉडीज़ के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स लगता है। मतलब हमने जो फोर्स कैलकुलेट किया है, अर्थ और मून के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया है। मतलब अर्थ मून को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचता है और मून अर्थ को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचता है। यस, किसी ने सॉल्व किया?
नितिक्षा पांड्या इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके. यस, किसी ने ट्राई किया है? जल्दी से बताओ कितना फोर्स आया दोनों बॉडीज के बीच में. किसी ने भी नहीं किया? अरे सॉल्व तो करना है इसको. क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ. 2.02 इंटू 10 की पावर 10 की पावर कितना आ रहा है? 10 की पावर 20 न्यूटन. सॉल्व करके देखो, ये आंसर आएगा. मतलब अब यहाँ से आप इमेजिन करो कि ये कितना ज़्यादा फोर्स है. मतलब जो हमारी अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है. 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन. 10 की पावर 20 न्यूटन. इमेजिन करो कितना ज़्यादा फोर्स. यहाँ पे हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है. इसलिए आपने देखा होगा कि जो समुद्र में जो टाइड्स आती है, हाई टाइड्स, है ना, जैसे पानी जो ऊपर उठता है, हाई टाइड्स, वो मून की ग्रेविटी की वजह से आती है ना. मतलब मून का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है अर्थ को अपनी तरफ खींचता है ना. तो खींचेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है, इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है 10 की पावर 20 न्यूटन का जो मून लगा रहा है अर्थ पे, और अर्थ भी लगा रही है मून पे, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं. ठीक है, तो इसका इफेक्ट मून पे भी पड़ता है कहीं ना कहीं. अब मून पे जाके हमने देखा नहीं ना कि मून पे कौन सी चीज़ को वो खींच रहा है अपनी तरफ. अब जो मून पे जो कोई मून पे कोई आदमी अगर रहता होगा तो उसको पता चलेगा कि मून के कौन से पार्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है. अब अर्थ पे हम लोग रहते हैं तो हमें पता है कि जो हाई टाइड्स आती हैं पानी, वो मून की ग्रेविटी की वजह से आती. मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो इस हाई टाइड्स को क्रिएट करता है. ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटी का इफेक्ट. अभी छोटे छोटे मासेस पे देखने को नहीं मिलता है. मतलब अगर मैं अपना मास ले लूँ 50 किलो का कोई बॉडी ले लूँ और दूसरी बॉडी मान लो 200 किलो की ले लूँ, तब आपका जो फोर्स आएगा बहुत ही कम आएगा. मतलब 10 की पावर -5 -6 न्यूटन इस तरह से आएगा. ठीक है, तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स होता है. हालांकि फोर्स लग रहा है, इन दो बॉडीज़ में भी फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है. इसकी वजह से आपने देखा होगा कि दो पर्सन जो हैं आपस में अट्रैक्ट नहीं होते ग्रेविटी फोर्स की वजह से. आप क्लास में जाते हो पढ़ाई करने, तो इतने सारे स्टूडेंट्स सब साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हो, सब पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है. हर बच्चे के बीच में ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है.
लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि वो अट्रैक्टिव नहीं, मतलब उसका अट्रैक्शन इतना पावरफुल नहीं है। 10 की पावर माइनस में न्यूटन में फोर्स लग रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि दो बच्चे पढ़ रहे हैं और दोनों आपस में मैग्नेट की तरह चिपक गए, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है हेवनली बॉडीज़। तो इसलिए आपको अर्थ और मून पे ही ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ज़्यादातर। जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो हेवनली बॉडीज़ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है और जिसका वेट है 30 kg, है ना। अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो अर्थ पे उस बॉडी का वेट कितना है? 30 kg। उसका जो मास है, यहाँ पे खड़ा है अर्थ पे, उसका मास है 30 kg। ठीक है, और मास ऑफ अर्थ हम सबको पता ही है कितना होता है। अर्थ का जो मास होता है कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ 6 × 10 की पावर 24 kg। ठीक है, और अर्थ का रेडियस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं अर्थ के रेडियस की बात करूँ तो अर्थ का रेडियस भी बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? विच इज़ 6.4 × 10 की पावर 6 किलोमीटर। इतना बड़ा रेडियस होता है अर्थ का। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि अर्थ जो है, अब ऑब्वियसली बात है अर्थ के बीच में और इस मास के बीच में ग्रेविटी का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो अर्थ कितने फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अर्थ कितने फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। 30 kg का अगर ये मास है तो इस 30 kg के मास को, ऑब्वियसली बात है ये एक मास है, इसको मैं m1 मान लेता हूँ, और अर्थ का खुद कुछ मास है, इसको मैं m2 मान लेता हूँ। अर्थ का खुद का भी कुछ मास है। तो अब इन दो बॉडीज़ के बीच में जो आपका डिस्टेंस आपको दे रखा है, इन दो बॉडीज़ के बीच में भी आपका ग्रेविटी फोर्स लगेगा, है ना। तभी हमने देखा है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं, है ना, जैसे हमने कोई बॉल है, बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही आ जाता है। नीचे इसलिए आता है क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है, वो उस बॉल को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इसलिए वो बॉल आपका नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको वही निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फोर्स निकालेंगे कि इन दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, मतलब मेरे और अर्थ के बीच में भी तो कुछ फोर्स लगेगा ना। तो सपोज करो ये मैं हूँ और मेरा मास है 30 kg दिया हुआ है। ठीक है, बहुत पतला सा हूँ, 30 kg, और ये मेरा अर्थ है। ठीक है, अब मुझे मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल का फोर्स निकालना है ना। मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल का फोर्स निकालना है, और मैं तो बहुत छोटा सा हूँ ना अर्थ के कंपैरिजन में। बात समझ आ रही है? मतलब अब इसको इस तरह से इमेजिन करो कि ये अर्थ है। अब इसको इस तरह से समझो, ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये मैं हूँ। अब मैं तो छोटा सा ही होऊंगा ना। ठीक है, अब मुझे मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ये मेरा मास 30 kg का है और अर्थ का मास आपको गिवन ही है, विच इज़ 6 × 10 की पावर 24 kg। मुझे मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना, और रेडियस आपको पता है, ये डिस्टेंस जो होगा किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। और रेडियस ऑफ अर्थ हम सबको पता है कितना होता है? 6.4 × 10 की पावर 6 किलोमीटर्स। अब इन दो बॉडीज़ के बीच में मुझे ग्रेविटेशनल का फोर्स निकालना है। तो मैं न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाऊंगा। न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? देखो, F = G × m1 m2 / r²। ठीक है, तो G का वैल्यू हमें पता ही है, 6.67 × 10 की पावर -11 इंटू m1 का वैल्यू कितना है? 30। m2 का वैल्यू कितना है? 6 × 10 की पावर 24 / r²। r मतलब रेडियस। अब मेरे और अर्थ के बीच में, ये अर्थ का सेंटर है और ये मेरा सेंटर, हम दोनों के बीच में जो गैप है वो रेडियस के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ 6.4 × 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अभी किलोमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो 6 मतलब इंटू 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, मीटर में क्या हो जाएगा 10⁹। ठीक है, तो यहाँ से आप फोर्स का वैल्यू निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, निकाल के देखो ज़रा एक बार। फोर्स का वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितना न्यूटन आ रहा है। इसको सॉल्व करो और बताओ फोर्स का वैल्यू कितना न्यूटन आएगा। सब लोग ट्राई करेंगे, है ना। अब ये जो फोर्स मैं निकाल रहा हूँ ये मेरे बीच में और अर्थ के बीच में निकाल रहा हूँ। मतलब आपका जो भी मास है आप कंसिडर कर सकते हो। आपका मास 50 kg है, आप 50 kg मास लेके सॉल्व करो। आपका मास 80 kg है, आप 80 kg लेके सॉल्व करो। किसी भी बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अब मैं वो कैलकुलेट करना। ठीक है, किसी भी बॉडी के बीच में। अभी तक हम क्या करते थे, दो बॉडीज़ के बीच में कैलकुलेट करते थे ग्रेविटी कितनी लगेगी। जैसे कि मैं हो गया 50 kg का और आपका फ्रेंड हो गया 100 kg का। हम इन दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटी का फोर्स निकालते थे। लेकिन अब हम दो फ्रेंड्स के बीच में ग्रेविटेशनल का फोर्स नहीं निकाल रहे, अब हम खुद के बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल का फोर्स निकाल रहे हैं। मेरे और अर्थ में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, तो वो कितना लगेगा यहाँ से आप इसको सॉल्व करके बताओ कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। यस, किसी ने ट्राई किया? Any one of you? $187 देवांश वोरा। 187 इंटू 10⁻⁻5। नहीं बेटा, इतना कम आंसर नहीं आएगा। एक बार इसको चेक करो। ये 6 इंटू 10⁻24 है यहाँ पे, और ये 10⁻11 है, तो आंसर तो थोड़ा बड़ा ही आएगा। और नीचे आपका पावर कितना है, 9 2 18। ठीक है, तो आंसर आएगा, इसका सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 294 न्यूटन। इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेशन अच्छे से करना टाइम निकाल के, तो आपको एग्जैक्ट आंसर कितना मिलेगा, 294 न्यूटन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एज 294 न्यूटन। ठीक है, घर पे बैठ के इसको सॉल्व करके देखना आराम से। तो अब हमें ये फोर्स मिल गया है ना, मतलब ये जो फोर्स है ये किसके बीच का फोर्स है, इस मास के बीच का और अर्थ के बीच का। मतलब ये मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। तो हमने वो फोर्स का वैल्यू निकाल दिया 294 न्यूटन। अब मुझे निकालना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास विच इज ऑफ 30 kg। तो 30 kg वाले मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब हम सबको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है 30 kg वाले मास का। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, विच इज फोर्स अपॉन मास। तो मास कितना है, 30 kg। तो आप में से कोई बता सकता है कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। एक्सेलरेशन 30 kg वाले मास का कितना हो जाएगा, 294 अपॉन 30 डिवाइड करके बताओ तो कितना आएगा। एक्सेलरेशन आपका जो आएगा विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
294/30 डिवाइड करके देखो एक्सेलरेशन कितना आएगा। कैलकुलेटर चलाते नहीं हो लगता है आप। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। हाँ 9.8 आ गया, देखो देवांश का आंसर आ गया कितना, 9.8। वेरी गुड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं स्मॉल जी। इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कई बच्चे पूछ रहे थे ना सर कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फ़र्क होता है, तो ये आपका स्मॉल जी है विच इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी तो था आपका दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स होता है। दिस इज़ योर कैपिटल जी। कैपिटल जी इज़ योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे बताओ, ये तो हमने छोटे वाले मास का एक्सेलरेशन निकाला, अब मुझे अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना है। तो अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। हम सबको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स तो सेम ही है आपका, जितना अर्थ फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स आपका मास लगा रहा है। तो 294 इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ तो बहुत ज़्यादा है विच इज़ 6 × 10⁻24 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ से आपको अर्थ का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अर्थ का एक्सेलरेशन अगर आप यहाँ से निकालो तो वो आ जाएगा 294/6 × 10⁻24। इफ़ यू सॉल्व दिस यू विल गेट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देखो 10⁻24 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4.9 × 10⁻23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप इमेजिन करो कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन है कितना छोटा है, अर्थ का एक्सेलरेशन कितना छोटा आ रहा है। इसीलिए बेटा ऐसा बोला जाता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ उड़ के ऊपर चले जाएगा उसके पास, है ना। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। हमेशा ऑब्जेक्ट आपका अर्थ की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन देखो कितना छोटा है, 10⁻23, और जबकि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना आया था हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो आपका अर्थ जो है उसके साथ ऊपर उड़ के चला गया, ऐसा कभी नहीं होता है ना। अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम है, देखो 10⁻23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि आपका प्लैनेट ही ऊपर उड़ जाता है। प्लैनेट कभी उठता नहीं है, क्योंकि प्लैनेट का एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत, उसका मास बहुत ज़्यादा है ना। आप कंपेयर करके देख लो, अर्थ का मास है 10⁻24 kgs में, और हमारा मास कितना है 30 kg, 40 kg, 50 kg, 80 kg, कितना भी ले लो। अरे बिक्षो को ही ले आओ, आप खली को भी ले आओ, बिक्षो को ले आओ, खली को ले आओ, कितने kg के हो जाएंगे? 200, 250, 300, 400, 500 kg। और कितना मास होगा इनका? इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। अर्थ के कंपैरिजन में तो कम ही है ना। तुम खली को भी उठा के ऊपर फेंकोगे ना तो भी वो नीचे ही आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि उसका मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। चाहे बिक्षो को फेंको चाहे खली को फेंको। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप इसको प्रॉपरली नोट्स बना लेना, और कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय सर। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।